हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। क्लास सेवेंथ में एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? इससे पहले चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, दिल्ली के बारे में कि दिल्ली कैसे दिल्ली बनी थी और दिल्ली में सबसे पहले किसने राज्य किया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में, यानी कि मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश से पहले हम तुर्की शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं लोधी वंश में। हम पूरा डिटेल में लोधी वंश में नहीं, हमने सीक्वेंस में पढ़ा कि कौन कौन से शासक जैसे तुगलक वंश में हुए, खिलजी वंश में हुए, लोधी वंश में हुए, ये हम देख चुके हैं। पर उनकी जो डिटेलिंग है वो हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले मुगल वंश से पहले हमने कंप्लीट किया दिल्ली में किस किसने कैसे प्रशासन व्यवस्था को बनाया था, किस तरीके से शासन किया था, ये हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में। ध्यान रहे, मुगल से पहले तुर्की आए थे, उसके बाद मुगल ने शासन किया था दिल्ली पर। तो मुगल जो है, मुगल के बारे में, मुगल का जो काल रहा है, मुगल का जो समय रहा है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मुगल का जो समय रहा है 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा है। कब रहा है? 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। मुगल का जो काल रहा है वो कितना रहा है? वो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा है। राइट, ये क्वेश्चंस बनता है। देखो, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि जो मुगलों का जो समय रहा है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। मुगल के बारे में कुछ कुछ तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जिन्होंने स्टार्टिंग की है वो भी सुन लीजिए। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, मुगल का जो समय रहा है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब हम चैप्टर में देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो शासन व्यवस्था थी, उनका प्रशासन था, कौन सी युद्ध में कौन सी पद्धति को अपनाया गया था, इससे पहले कौन सी युद्ध में पद्धतियों को अपनाते थे, और किस तरीके से शासन किया था मुगल वंश के शासकों ने। ठीक है, चलिए मध्यकाल में हम बात करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, शुरुआत में ही लिखा हुआ है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों व एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मतलब इनका कहने का मतलब है, ये मध्यकाल में हम जो देखेंगे, मध्यकाल पीरियड चलेगा हमारा, मिडिवल पीरियड जो चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि मुगल कब आए, मध्यकाल में, कब समय था, 16वीं से 17वीं शताब्दी। और इन्होंने ये बात कही है कि किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे और यहाँ पर जो लोगों की संस्कृतियां हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, इतनी सारी विविधताएं थी, तो यहाँ पर ना शासन करना बहुत कठिन था किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। मतलब जो इनके पूर्व में थे, मतलब पूर्ववर्तियों का मतलब क्या था? यहाँ पर जो लिखा हुआ ना पूर्ववर्तियों, देखो ऐसे समझ में नहीं आता है और हम निकल जाते हैं क्वेश्चंस को सही से लाइन को पढ़ते नहीं है। देखो ये पूर्ववर्ती जो लिखा है ना, पूर्ववर्ती का मतलब होता है, यहाँ पर बात की गई है पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने क्या, मुगलों से पहले कौन थे? जैसे कि खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, और जैसे लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इनके पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। मतलब कहने का मतलब है, मुगलों ने भारत उपमहाद्वीप में साम्राज्य की स्थापना की और वो काम भी पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पाता था। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 16वीं सदी के शुरुआत में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? मुगलों ने। मुगल शासकों ने क्या किया? क्वेश्चन बनता है कि मुगल शासकों ने कब दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया? तो 16वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली और आगरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। मतलब जब इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की तो सबसे पहले दिल्ली और आगरा को अपना पॉइंट बनाया, वहां से इन्होंने राज्य का विस्तार करना शुरू किया।
और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब 16वीं सदी से इन्होंने शुरुआत की अपने राज्य प्रशासन को बनाने की। मुगलों ने 16वीं शताब्दी से शुरुआत की। सबसे पहले पॉइंट किसको बनाया? दिल्ली और आगरा को बनाया, वहां से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया मुगलों ने। उसके बाद धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिए। 17वीं शताब्दी तक कहने का मतलब 17वीं शताब्दी तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अब बात आती है, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन निभाया था, जो इन्होंने प्रशासन के जो तौर तरीके अपनाए थे, प्रशासन में बहुत सारी चीजें आती है। प्रशासन में जैसे कि युद्ध हो गया, प्रजा हो गई, युद्ध में किस तरीके से उन्हें कौन सी तकनीकी अपनानी थी, युद्ध किस तरीके से उनको लड़ने जाना था, है ना, राज्य में लोगों को किस तरीके से न्याय देना था, क्या व्यवस्थाएं बनानी थी, क्या कर बनाने थे, क्या टैक्स लेने थे, ये सब प्रशासन के अंदर आते हैं। तो इन्होंने जो भी प्रशासन संबंधी शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन का मतलब होता है जब उनके राज्य का विनाश होता है तो उसके बाद भी प्रशासन व्यवस्था बनी रही। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। मतलब ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, जब मुगलों के बाद जो शासक आए वो भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाए। ठीक है। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यही बात की गई है, एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी इनके समय में, क्योंकि मुगलों के समय में काफी सारे किले भी बनाए गए थे। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि रेड फोर्ट बनाया गया था दिल्ली में, है ना, ये सब बनाए गए थे। लाल किला बनाया गया था और इस तरीके से जैसे आगरा में ताजमहल बनाया गया था, है ना, मैंने पहले ही बताया कि आगरा से इन्होंने क्या करा था, दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार किया था। तो जब दिल्ली और आगरा में विस्तार किया था तो इन्हें किले भी बनाए थे, उनमें से हमारा एक दिल्ली का लाल किला भी था। ठीक है। तो लाल किले में आज भी प्रधानमंत्री हमारे पीएम जी वो आज भी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, दिल्ली के लाल किले से क्या करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। ठीक है। वहीं पर जाके देखो ये दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। इस प्रकार इन्होंने बोला है कि उनकी धरोहर से आज भी लोग अछूते नहीं रह पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखा है ना, दिल्ली का लाल किला है ये। जाइए, जो लोग देखकर नहीं आए वो आप लोग भी देखकर आइए, बहुत अच्छा शानदार है, मैंने भी देखा हुआ है। ठीक है। अब बात आती है, अभी तक हमने बात की थी मुगल की। अब मुगल कौन थे, क्वेश्चन बनता है कि मुगल कौन थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मुगल कौन थे। चलिए, अब मुगल कौन थे इनके बारे में भी हम बात करते हैं। मुगल कौन थे, आप ध्यान से सुनिएगा और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए मैम इतना सब कुछ कर रही हैं आपके लिए, निशुल्क क्लासेस लेकर आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा रही हूँ मैं आपको, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मेरी क्लासेस को डेली देखिएगा। जब मैं मेहनत करती हूँ तो आपका फर्ज भी बनता है, अगर आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो आधा घंटे का समय निकालकर डेली क्लासेस को देखें। ज्यादा समय की क्लासेस नहीं होती है, क्लास को मैं पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, चैप्टर को पार्ट वाइज धीरे धीरे पढ़ाती हूँ और उसमें सिर्फ आपको आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा डेली निकाल कर आप पढ़ेंगे ना तो आपके यहाँ से इतिहास में क्वेश्चंस बनेंगे और आपका बेस क्लियर होगा। कोई भी बुक्स पढ़ेंगे ना आप इजिली बुक्स को, ये लैंग्वेज को पढ़ सकेंगे। राइट। तो अच्छे से पढ़िएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए, जो न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे ये क्लासेस। क्योंकि ये क्लासेस ऑल टीचिंग एग्जाम्स हो गए, कोई कुछ भी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, हिस्ट्री, केवीएस में हो गया या फिर अदर एग्जाम हो गया जैसे बीओ हो गया, आरओ हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, हिस्ट्री तो आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हिस्ट्री जीके जीएस की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस में भी क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है आपको, 6 to 12 तक आपको पढ़नी पड़ती है। उसके बाद यूजीसी नेट हो गया, सीटेट हो गया, यहाँ पर भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग जैसे कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ वालों को भी पढ़नी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, सीटेट वालों के जिनके 60 क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस में 15 नंबर के लिए, उनको भी पढ़नी पड़ेगी इतिहास। ठीक है।
तो चलिए आप लोग शेयर करते रहिए, बाकी बच्चों को भी इस चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और अच्छे से पढ़ाता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो क्लास करा रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी लेकर आने लगी हूँ, चैप्टर वाइज नोट्स भी कराने लगी हूँ आपको। रिवीजन रिवीजन भी साथ साथ के साथ करवा रही हूँ। देखो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर भी समझा रही हूँ आपको लाइन टू लाइन, और मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ आपको। लाइन टू लाइन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। मैं तो बस यही गॉड से प्रे करती हूँ, आपकी जो भी मनोकामनाएं हो, जो भी आपका एम हो, वो गॉड से बस ये प्रे करती हूँ कि आप सभी बच्चों की जो भी एम हो, वो एम आपका पूरा हो, अपने मकसद तक आप पहुंचे। इसके लिए आपको टाइम से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको, उस टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। जब तक आप डेली टाइम टेबल रूटीन से नहीं चलेंगे, आप पढ़ाई को कैसे कर पाएंगे। आपको बहुत ही मस्ट है, आप एक टाइम टेबल बनाइए और आराम से पढ़िएगा, रिलैक्स होके, माइंड को कूल करके, ठीक है। बाकी चीजें, ये फालतू की चीजें, इनको अपने दिमाग में ना लाइए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। साथ के साथ में पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए मैम से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी जो मेरे लायक होगी, ठीक है। चलिए क्लास की तरफ मूव करते हैं। हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान क्या है? सॉरी, मुगल सैन्य अभियान नहीं चलेगा, अभी हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा मुगल कौन थे, ठीक है। मुगल कौन थे, यहाँ पर कि मुगल कौन थे, मुगल के बारे में जानिए जिन बच्चों को नहीं पता है, और जिनको पता है, जो पढ़ चुके हैं, वो अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। क्या थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल जो बने थे ना, दो वंशज से मिलकर बने थे। कैसे? अब क्वेश्चन बनता है। तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। कौन? माता की ओर से मंगोल को माता की ओर से मुगल कौन थे? मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, और वो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करते थे। क्या करते थे? चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करते थे। कौन? मंगोल। मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। कौन? मुगल, जो कि माता की ओर से थे, ठीक है। माता की ओर से कौन थे? मंगोल शासक चंगेज खान, ठीक है। और पिता की ओर से कौन से? पिता की ओर से मुगल कौन थे? ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। कौन थे? मतलब पिता की ओर से मुगल कौन थे? ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक। ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की। फिर से आप देखिए, ईरान, इराक, ई से ही है, देखियो, ई से ही देखो, ई से ही देखो, बना हुआ है क्वेश्चन। ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। कहने का मतलब है, माता की ओर से वो मंगोल के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे, राइट। तैमूर की जो मृत्यु हुई थी वो 1404 में हुई थी। तैमूर के वंशज थे पिता की ओर से। ये इतना समझ में आया आपको? माता की ओर से मंगोल के उत्तराधिकारी, और पिता की ओर से तैमूर के उत्तराधिकारी, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आप। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे ना, माता की ओर से जब वो मंगोल थे, तो मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। कहने का मतलब है, चंगेज खान जो शासक था, जो चीन और मध्य एशिया में शासन करता था, उसने काफी सारे लोगों का क्या किया था? नरसंहार किया था, मृत्यु की थी, मार डाला था बहुत सारे लोगों को, और कई जगह पर उसने राज्य किया था, युद्ध किए थे, काफी सारे लोगों को मारा था। तो इस घृणा से वो क्या करते थे, जो मुगल शासक थे, वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। और जो मुगल थे, वो सबसे ज्यादा क्या, पिता की ओर से तैमूर वंश के शासक कहलवाने में अपने आप को गर्व महसूस करते थे।
चलिए, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। मतलब यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी, जो मुगलों के जो प्रतियोगी थे ना उज्बेक, अब मुगलों के जो प्रतियोगी थे, जो मतलब आपस में लड़ते थे, जिनसे उज्बेक थे, उज्बेक से संबंधित थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। गर्व का अनुभव क्यों करते थे मुगल? क्योंकि तैमूर वंश के होने पर गर्व का अनुभव करते थे। इसलिए क्योंकि उनके जो महान पूर्वज थे ना, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, तैमूर वंश ने। ठीक है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मतलब वो ना बहुत गर्व महसूस करते थे तैमूर के साथ। तो जो भी मुगल शासक थे ना, वो तैमूर के साथ क्या करते थे? अपना चित्र बनवाते थे। उन्हें बहुत खुशी मिलती थी इसमें। चलो, मुगल सैन्य अभियान। तो मुगल में जो सैन्य अभियान था वो कैसा था, इसके बारे में भी हम देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिसका समय 1526, मतलब प्रथम शासक कौन था मुगल? बाबर। 1526 और 1503 में इसका क्या रहा था? समय रहा था, यानी कि 26 से 30 लगा दीजिए, 4 साल तक इसका शासन रहा। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब कहने का मतलब है, हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मुगल से बनता है कि मुगल का जो प्रथम जो शासक था, मुगल का प्रथम मुगल शासक था, मुगल वंश का प्रथम मुगल शासक था, ध्यान से सुनिएगा, वो बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इस तरीके से चलते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, तो बाबर था सबसे पहला, जिसने 1526-30 तक 4 साल तक शासन किया था, यानी कि फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बना था। जब ये उत्तराधिकारी बना था बाबर 1494 में, तब बाबर की उम्र बहुत छोटी थी, 12 वर्ष का था। कितना? 12 वर्ष का था बाबर। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब जो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी ना, अब मंगोल मैंने बताया ना, माता की तरफ से मंगोल थे, है ना। मुगल कौन था? माता की तरफ से मंगोल थे। तो मंगोलों की एक दूसरी शाखा भी थी, उज्बेक। ठीक है, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उत्तराधिकारी जो गद्दी थी, उज्बेकों ने आक्रमण किया, उस वजह से उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ये देखो काबुल, है ना, काबुल की तरफ कब्जा कर लिया। मतलब बहुत दिनों के बाद उसे भटकते भटकते जब उज्बेकों ने उस पर आक्रमण किया, तब उसने पैतृक गद्दी छोड़ी। ठीक है, मंगोलों की तरफ से, मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक। ध्यान रखिएगा, उज्बेक किससे संबंधित थे? मंगोलों की दूसरी शाखा थी। मतलब मुगल मुगल जो थे, मुगल की जो माता थी, उनकी तरफ से ये शाखा थी। तो उनकी तरफ से परेशान थे बाबर। तो बाबर को पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो बाबर बहुत दिन भटकता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। तो भटकते भटकते उसने काबुल पर कब्जा कर लिया 1504 में। फिर से अपने शासन व्यवस्था को संभाला उसने। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब वो 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, जब उसने, उसके बाद थोड़े दिन के बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश से था, इब्राहिम लोदी। मैंने बताया ना, मंगोलों से पहले कौन थे? लोदी थे। लोदी शासन कर रहे थे दिल्ली पर। भाई जब कोई दिल्ली पर शासन कर रहा होगा, तो मुगलों का कैसे शासन होगा? किसी को हराएंगे तब दूसरा राजा बनेगा ना, शासक। तो उसी तरीके से लोदी वंश का इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत के युद्ध में हराया था 1526 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ध्यान रखिएगा, मुगलों से पहले इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का शासन था दिल्ली पर। तो इसने क्या किया? लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। कहां पर? पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और देख लेते हैं। ये देखो चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर युद्ध हो रहा है। ये देखो कैसे युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में आप एक चीज नोटिस करो, ये देखो तोप खाने चल रहे हैं, ये देखो तोपों का प्रयोग हुआ है।
ये तोपों का प्रयोग हुआ है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। कहने का मतलब इब्राहिम लोदी क्यों हार गया था? इब्राहिम लोदी के पास ना ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सबसे पहले तोप और गोलाबारी, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर ने किन चीजों का प्रयोग, किस तकनीकी का प्रयोग किया था? तोप और गोलाबारी का प्रयोग पहली बार हुआ था। मतलब 16वीं शताब्दी तक तोप और गोलाबारी का प्रयोग नहीं हुआ था। जब इसका शासनकाल आता है, बाबर का जो समय आता है, बाबर युद्ध में बहुत वो था, तो इसने धीरे धीरे तकनीकी में सुधार लाया, है ना। तो जब तकनीकी में सुधार लाता है तो वहां पर तोप और गोलाबारी का इसने निर्माण किया। तो फिर वहां पर इसने तोप और गोलाबारी का पहली बार क्या किया? इस्तेमाल किया। और उस इस्तेमाल से इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने किस सन में 16वीं शताब्दी में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया? कहा? किस युद्ध में? पानीपत की पहली लड़ाई में। और पहली बार इसका प्रयोग हुआ था बहुत प्रभावी ढंग से। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, मैप बना हुआ है हमारा। चलिए मैप को भी थोड़ा देख लेते हैं कि मैप में क्या है। ये देखो, ये मैप देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर काबुल है। ये काबुल पर, ये जो काबुल है ना, बाबर ने काबुल पे, जब उज़्बेकों ने बाबर को हराया, तो बाबर को हराने के बाद बहुत दिन तक भटकता रहा बाबर। तो बाबर ने फिर 1504 में काबुल पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया, इस राज्य को जीता, काबुल को। ठीक है, ये देखो श्रीनगर है, उस समय कश्मीर दिया हुआ है। ये जो जितने भी एरियाज है ना, ये मुगल शासन के समय के एरियाज हैं जिन पर इन्होंने राज किए थे। लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, कांधार, गुजरात 1572 की बात है, गुजरात की। रणथंभौर 1569, इलाहाबाद, पटना 1574, मालवा 1561, गोंडवाना, बंगाल 1574, उड़ीसा और बरार। ये जो जितने भी आ रहे हैं ना, ये मुगल वंश के समय के क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने युद्ध किए और जहां पर इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो आपके राज्य दिए हुए हैं, इनको सीक्वेंस में याद कर लो। इनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जब पूरा मुगल वंश के बारे में आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो इन सब के बारे में बात की जाती है, इन स्टेट के बारे में बात की जाती है। राइट, अब देखो मैंने आपको अभी बताया काबुल कहाँ पर है, इस काबुल को जीता था। और काबुल को जीतने के बाद इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बाबर, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। ये देखो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया इसने पानीपत के युद्ध में। ठीक है, कब? 16वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से मैंने आपको बाबर के बारे में बताया। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। आज हमने पढ़ा मुगल सैन्य अभियान, मुगल कौन थे, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने अभी 16वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ। प्रत्येक चैप्टर को मैं एवरी चैप्टर्स को जो लेकर आती हूँ, पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता आप लोगों के पास भी, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं। तो आधे घंटे का टाइम आप डेली निकालेंगे ना, इसको आराम से इतिहास पढ़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट के साथ आधे घंटे का टाइम निकालिए और डेली क्लासेस को आप देखिए। आप क्लास भी करवा रही हूँ साथ के साथ और रिविजन भी करवा रही हूँ। 101% जो मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको समझ में भी आ रही होगी मेरी एनसीईआरटी, जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। कुछ बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं, अभी मेरे साथ सपोर्ट कम था, अब बच्चे मेरा सपोर्ट अच्छे से करने लगे हैं, धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे हैं। बस आप लोग इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहें, बाकी बच्चों को भी क्लास को शेयर करते रहें, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल होगी।
ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।